हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 6th क्लास का चैप्टर 4 व्हाट बुक्स एंड बरियल्स टेल अस ये करेंगे। अब इसमें किताबें और कब्रों से हमें क्या पता चलता है और वेद क्या है, इसके बारे में हम इस लेसन में पढ़ेंगे। मैरी इन द लाइब्रेरी। अब कोई भी लेसन स्टार्ट होता है तो उससे पहले एक बच्चे के बारे में बताया जाता है कि जैसे ही बेल होती है मैरी लाइब्रेरी में भागती है, क्योंकि उनको एक ही दिन एक ही पीरियड मिलता होता है। तो वो फर्स्ट डे जब उसमें अपना कदम रखते हैं लाइब्रेरी में, तो वो क्या देखते हैं कि अंदर बहुत सारी किताबें रखी हुई हैं और उनका जो ये लाइब्रेरी है वो क्लासरूम से बहुत बड़ी है और शेल्फ्स पर बहुत सारी बुक्स रखी हैं और एक कॉर्नर में कपबोर्ड है जो कि किताबों से भरा हुआ है। तो वो क्या करता है कि उसे खोलने की कोशिश करता है। तो उनकी टीचर कहती है कि इस कपबोर्ड में, इस अलमारी में स्पेशल बुक्स रखी हैं जो कि विभिन्न धर्मों की है। तो व्हाट आर वेदास, वेद क्या है, अब हम इसे आगे पढ़ेंगे। वन ऑफ द ओल्डेस्ट बुक्स इन द वर्ल्ड, दुनिया के प्राचीनतम ग्रंथों में एक। यू मे हैव हर्ड अबाउट द वेदास, शायद तुमने वेदों के बारे में सुना होगा। वेद कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद है, इनमें ये सबसे बहुत पुराना है। ये 3500 साल 3500 ईयर्स पहले कंपोज्ड रचित किया गया था। द ऋग्वेदा इंक्लूड्स मोर देन 1000 हाइन्स कॉल्ड सुक्ता और वेल सेड। ऋग्वेद में कम से कम 1000 से भी ज़्यादा प्रार्थनाएं हैं जिसे हम सुक्त कहते हैं, और वेल सेड का मतलब होता है अच्छी तरह से बोला गया। दीज हाइज आर इन द प्रेज ऑफ वेरियस गॉड एंड गॉडेस। ये कविताएं और भजन विभिन्न देवताओं की प्रेज स्तुति में रचे गए थे। इनमें से 3 गॉड्स बहुत महत्वपूर्ण हैं। कौन से? अग्नि, इंद्र और सोम। अब अग्नि जो है वो किसका देवता है? द गॉड ऑफ फायर। इंद्र है द वॉरियर्स ऑफ गॉड, ये है युद्ध के देवता। और सोम प्लांट के देवता हैं, जिससे कि एक स्पेशल प्रकार का ड्रिंक बनता है उससे। दीज हाइन्स वर कंपोज्ड बाय सैग्स, जो ये रचनाएं थी ये ऋषियों द्वारा बनाई गई थी। प्रीस्ट टॉट स्टूडेंट टू रिसाइट एंड मेमोराइज ईच सिलेबस। इन्हें आचार्य, जो इनके टीचर होते थे, वो विद्यार्थियों को इन्हें पढ़कर और उनका उच्चारण करवा कर उन्हें याद करवाया करते थे। जो वर्ड से बिट बाय बिट, मतलब बहुत धीरे धीरे, बहुत सावधानी पूर्वक उन्हें याद करवाए जाते थे। जो इसमें से अधिकांश जो भजन थे वो सीखने और सिखाने वाले इनको पुरुष थे। कुछ प्रार्थनाओं की रचना वुमन, स्त्रियों ने भी की। ऋग्वेद वैदिक संस्कृत का सबसे पुराना वेद है, लेकिन आजकल जो हम पढ़ते हैं उससे यह भाषा थोड़ी विभिन्न है। जो आजकल की हमारी संस्कृत है वह पुरानी संस्कृत से अलग है। संस्कृत एंड अदर लैंग्वेजेस। संस्कृत इंडो यूरोपियन लैंग्वेज का एक हिस्सा है। भारत में कई भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे कि असमिया, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी, सिंधी, एशियाई। ये बहुत सी जो भी लैंग्वेज है ये आपको सारी यहाँ पे दी हुई हैं। और इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, ग्रीक, इटालियन एंड स्पेनिश जो है वो इसी फैमिली से बिलोंग रखती हैं। अब इसे फैमिली क्यों माना जाता है? क्योंकि आरंभ में उनमें कई शब्द कॉमन थे, एक जैसे थे। फॉर एग्ज़ाम्पल, मातृ संस्कृत में, माँ हिंदी में और मदर अंग्रेजी शब्द से लिया गया है। अदर लैंग्वेजेस यूज्ड इन द सबकॉन्टिनेंट्स बिलोंग टू डिफरेंट फैमिलीज। उपमहाद्वीप में दूसरी भाषा परिवारों की ही भाषाएं थी। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे नॉर्थ ईस्ट में तिब्बत वर्मा परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं और तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम द्रविड़ परिवार की भाषाएं हैं। मध्य भारत के कई हिस्सों में बोली जाने वाली भाषाएं कौन सी है? एस्ट्रो एशियाटिक फैमिली, ये जो है इस फैमिली से जुड़ी हुई हैं।
द बुक्स वी यूज आर रिटन एंड प्रिंटेड, हम जिन किताबों को पढ़ते हैं वे लिखी और छपी गई हैं। द ऋग्वेदा वाज रिसाइटेड एंड हर्ड रादर देन रीड, ऋग्वेद का उच्चारण और श्रवण किया जाता था, ना कि उसे पढ़ा जाता था। रचना के सेवरल सेंचुरीज के बाद इसे पहली बार लिखा गया। इसे छापने का काम तो मुश्किल से कम 200 साल पहले ही हुआ है। मतलब वो उसे पढ़ा तो बहुत पहले जाता था, लेकिन इसकी छपाई है जो वो सिर्फ 200 साल पहले ही हुई है। हाउ हिस्टोरियन स्टडी द ऋग्वेद, इतिहासकार ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं, अब हम इसके बारे में आगे देखेंगे कि हिस्टोरियंस लाइक आर्कोलॉजिस्ट फाइंड आउट अबाउट द पास्ट बट इन एडिशन टू मटेरियल रिमेन्स। अब इतिहासकार इसके बारे में कैसे जानते थे वो? इतिहासकार पुरातत्वविदाओं की तरह ही अतीत के बारे में जानकारी इकट्ठी करते हैं, लेकिन जो मटेरियल रिमेन्स भौतिक अवशेषों के अलावा वे रिटन सोर्सेज का भी इसमें प्रयोग करते हैं। ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं हम इसके बारे में आगे देखते हैं। सम ऑफ फाइंड्स इन द ऋग्वेदा आर इन द फॉर्म ऑफ डायलॉग्स, ऋग्वेद के कुछ जो प्रार्थनाएं हैं, सूक्त हैं, वो डायलॉग के रूप में हैं। विश्वामित्र नामक ऋषि और जो देवियों के रूप में पूजी 2 नदियाँ, कौन सी 2 नदियाँ? व्यास और सतलुज के बीच में जो डायलॉग्स हैं उन्हें उनका संयुक्त का कुछ हिस्सा यहाँ आगे दिखाया जा रहा है। ये देखिए, ये आपको ये डायलॉग्स विश्वामित्र और रिवर्स के बीच में है, वो आपको अभी बताते हैं। पहले उससे पहले ये देखते हैं, ये मैन्युस्क्रिप्ट है, ये ऋग्वेद की एक मैन्युस्क्रिप्ट है। यह कहाँ से मिली? पांडुलिपि कश्मीर में पाई गई और ये बिर्च बार्क ब्रिज वृक्ष की छाल पर लिखी गई। यह 150 ईयर्स एगो पहले ऋग्वेद की सबसे पहली बार इसे छापा गया, और जो ये बिर्च बार्क है इसके लिए यूज़ किया गया। इस पांडुलिपि का अंग्रेजी में भी ट्रांसलेट किया गया है और इसे महाराष्ट्र के पुणे की एक लाइब्रेरी में प्रिजर्व किया गया है। नेक्स्ट है विश्वामित्र एंड द रिवर्स। अब ये जो विश्वामित्र है और ये 2 रिवर्स हैं, ये उनके डायलॉग्स हैं, आपस में बताए गए हैं। इसमें मेन क्या है? इसमें है हॉर्सेस और काउज के बारे में बताया गया है, और इतिहासकार कहते हैं कि यह उन क्षेत्रों में रची गई थी जहाँ ये नदियाँ बहती हैं। वे यह भी बताते हैं, सुजेस्ट करते हैं कि जिस प्रकार ऋषि रहते थे वहाँ घोड़े और गायों को भी बहुत महत्व दिया जाता था, इसलिए रिवर्स की तुलना घोड़ों और गायों से की गई है। अब अदर रिवर्स स्पेशली कौन सी? इंडस और सरस्वती और सिंधु जो इसकी सहायक नदियाँ हैं। गंगा और यमुना का उल्लेख सिर्फ एक बार ही किया गया है। कैटल, हॉर्सेस एंड चैरियट, मवेशी, घोड़े और रथ। देयर आर मैनी प्रेयर्स इन द ऋग्वेदा फॉर कैटल, चिल्ड्रन, स्पेशली सन्स। ऋग्वेद में मवेशियों, बच्चों और घोड़ों की प्राप्ति के लिए अनेक प्रार्थनाएं की गई हैं। घोड़ों की लड़ाई में योग टू चैरिस्ट, लड़ाई में किस काम लाया जाता था? रथ खींचने के काम में घोड़ों को लाया जाता था। और लड़ाइयों में मवेशियों को पकड़ लिया जाता था, उन्हें जीत लिया जाता था। तो लड़ाई जो थी लैंड के लिए भी लड़ी जाती थी। और अच्छे पोस्चर मतलब चरागाह जहाँ पर अच्छे होते थे, और जहाँ पर बार्ले, जौ जैसी जल्दी पकने वाली फसलें को उपजाया जाता था। कुछ लड़ाइयाँ पानी के लिए और कुछ लड़ाइयाँ किस लिए? कैप्चर पीपल, लोगों को बंदी बनाने के लिए लड़ी जाती थी। सम ऑफ द वेल्थ दैट वाज ऑब्टेन्ड वाज केप्ट बाय द लीडर, सम वाज गिवन टू द प्रीस्ट एंड द रेस्ट वाज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पीपल। युद्ध में जीते गए धन का कुछ भाग सरदार रख लेते थे तथा कुछ भाग पुरोहितों को दिया जाता था, और जो कुछ धन था वो लोग बांट दिया जाता था। कुछ धन का प्रयोग वो यज्ञ करने के लिए किया करते थे और कुछ धन का प्रयोग वो यज्ञ में आहुतियाँ डालने के लिए किया
करते थे। और ये जो आहुतियाँ होती थी वो देवी देवताओं के लिए होती थी, उनको दी जाती थी। और उसमें यूज़ क्या किया जाता था? घी, ग्रेन मतलब अनाज, और कभी कभी जानवरों की भी आहुति दी जाती थी। मोस्ट मैन टुक पार्ट इन दीज वार्स। अधिकांश पुरुष इन युद्धों में भाग लेते थे। उनकी कोई रेगुलर आर्मी नहीं थी, लेकिन लोग सभाओं में मिलकर मशवरा करते थे, उसमें आपस में बात करते थे लड़ाई और पीस, शांति के बारे में। दे आल्सो चूज लीडर्स हु वर ऑफन ब्रेव एंड स्किलफुल वॉरियर्स। और वो ऐसे सरदार चुनते थे जो बहादुर और कुशल योद्धा होते थे। वर्ड्स टू डिस्क्राइब पीपल। These are several ways to describing people. लोगों की विशेषता बताने वाले शब्द। लोगों का वर्गीकरण कैसे किया जाता था? काम, भाषा, परिवार या समुदाय, निवास स्थान या सांस्कृतिक परंपरा के आधार पर उनका वर्गीकरण किया जाता था। ऋग्वेद में लोगों की विशेषताएं बताने वाले कुछ शब्दों को हम देखते हैं। There are two groups who are describing in terms of other work. ऐसे दो समूह हैं जिनका वर्गीकरण काम के आधार पर किया जाता है। पहले प्रीस्ट, और जिन्हें ब्राह्मण भी कहा जाता है, who perform various rituals, जो कि कई अनुष्ठान करते थे, और दूसरे होते थे राजा। These rajas were not like the ones you will be learning about later. ये ऐसे राजा नहीं होते थे जिनके बारे में तुम आगे पढ़ोगे। ये न तो बड़ी राजधानियों और महलों में रहते थे, और न ही इनके पास सेनाएं होती थी, और न ही ये कर वसूलते थे। जनरली सन्स डिड नॉट ऑटोमेटिकली सक्सीड फादर्स एज राजाज। प्राय राजा की मृत्यु के बाद उसका बेटा शासक नहीं बन जाता था। Two words were used to describe the people or the community as a whole. जनता या पूरे समुदाय के लिए दो शब्दों का इस्तेमाल होता था। एक था जन, जिसका प्रयोग हिंदी व अन्य भाषाओं में आज भी होता है, और सेकंड था विश, जिसका वैश्य शब्द विश से निकला है। इस विषय में हम लेसन 6 में पढ़ेंगे। Several wish or jana are mentioned by name, so we found reference to the पुरुजना और विश। ऋग्वेद में विश और जनों के नाम मिलते हैं, इसलिए हमें पुरुजन या विश, भारतजन या विश, यदुजन या विश जैसे कई उल्लेख मिलते हैं। Do any of these names sound similar? क्या तुम्हें इनमें से कोई नाम जाना पहचाना लगता है? Sometimes the people who composed the hymns described themselves as Aryas and called their opponents Das and Dasyus. जिन लोगों ने इन प्रार्थनाओं की रचना की वे कभी कभी खुद को आर्य कहते थे और अपने विरोधियों को दास या दस्यु कहते थे। अब ये आपका क्वेश्चन बन सकता है कि दास या दस्यु किसे कहते हैं। अब दस्यु होते कौन थे? दस्यु वे लोग होते थे जो यज्ञ नहीं करते थे और शायद दूसरी भाषा बोलते थे। बाद के समय में दास और दासी, जेंट्स होते थे उसे दास, और जो लेडीज होती थी उसे दासी कहा जाता था। दास वे स्त्री और पुरुष होते थे जिन्हें युद्ध में बंदी बना लिया जाता था। कैप्चर्स इन वार, युद्ध में बंदी बना लिया जाता था। उन्हें उनके मालिक की जायदाद माना जाता था। जो भी काम मालिक कहते थे वो उन्हें काम करना पड़ता था। While the ऋग्वेदा was being composed in the north west of the subcontinent, जिस युग में उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में ऋग्वेद की रचना हो रही थी, उसी समय दूसरी जगहों पर एक अलग तरह का विकास हो रहा था। तो वो कौन सा विकास था वो हम आगे देखते हैं। साइलेंट सेंटिनल्स, द स्टोरी ऑफ द मेगालिथ्स। अब इस पे नेक्स्ट पेज पे ये दिखाया गया, ये मेगालिथ्स का आपको चित्र दिखाया गया, इसको हम बाद में पढ़ेंगे। अब ये देखो, दीज स्टोन्स
boulders are known as मेथलिट्स। ये जो शिलाखंड होते थे ये महापाषाण के नाम से जाने जाते थे, और ये पत्थर जो होते थे वो बहुत बड़े होते थे। ये पत्थर दफन करने की जगह पर लोगों द्वारा बड़े सावधानी से अरेंज किए जाते थे, उन्हें अच्छे से लगाया जाता था। मेगालिथ्स महापाषाण कब्रें बनाने की प्रथा लगभग 3000 पहले 3000 ईयर्स पहले शुरू हुई थी। साउथ इंडिया, नॉर्थ इंडिया, भारत और कश्मीर में ये बहुत फेमस थी, प्रचलित थी। सम इम्पोर्टेंट मेगालिथ्स साइट्स आर शोन इन, ये हमने लेसन 2 में पढ़ा था, तो ये वहाँ पे दिखाए गए हैं। While some megaliths can be seen on the surface, other megaliths burials are often underground। कई बार महापाषाण होते थे वो एक अकेला पत्थर भी हो सकता था, और कई ऐसे होते थे जो जमीन के नीचे कब्रों को भी दर्शाते थे। अब ये देखिए, आपको ये पिक्चर दिखाई दे रही है, ये मेगालिथ्स का एक ही उदाहरण, और इसमें जो ये है ये पोर्ट होल होता था जहाँ से कब्रों को और नीचे कमरों में ले जाया जाता था। Sometimes archaeologists find a circle of stone boulders or a single large stone standing on the ground। कि जैसे कभी कभी एक ही पत्थर वहाँ पे दिखाया जाता था, और कई बार क्या होता था बहुत सारे पत्थर कब्रों को दर्शाने के लिए दिखाए जाते थे। All these burials have some common features। इन सब कब्रों में कुछ समानताएं हैं। सामान्यतः मृतकों को खास किस्म की मिट्टी के बर्तनों के साथ दफनाया जाता था, जिसे ब्लैक और रेड वेयर के नाम से जाना जाता था। इसके साथ ही वेपन्स ऑफ आयरन एंड वेपन्स, स्केलेटन ऑफ हॉर्सेस, ऐसी कई चीज़ें मिली हैं, जैसे कि लोहे के हथियार और घोड़े के कंकाल, और कुछ सामान जो घर में हम इस्तेमाल करते हैं, और ऑर्नामेंट्स जो कि गोल्ड और स्टोन दोनों की बनी होती थी, ऐसी वहाँ पर चीज़ें मिली हैं। ये आपको पिक्चर दिखाई गई है, इसमें ये हॉर्स इक्विपमेंट है जो घोड़ों के लिए यूज़ करे जाते थे, और दूसरा ये है लेफ्ट में, ये कुल्हाड़ी हैं, एक्सिस हैं जो आपको दिखाई गई है, और नीचे ये डैगर एक कटार है, ये पत्थर की और आयरन की बनी हो सकती है। फाइंडिंग आउट अबाउट सोशल डिफरेंसेस, लोगों की सामाजिक असमानताओं के बारे में पता करना। आर्कोलॉजिस्ट थिंक दैट ऑब्जेक्ट्स फाउंड विद ए स्केलेटन प्रोबेबली बिलोंग टू द डेड पर्सन। पुरातत्व यह मानते हैं कि कंकाल के साथ पाई जाने वाली चीज़ें मरे हुए व्यक्ति की ही रही होंगी। कभी कभी एक कब्र की तुलना में दूसरी कब्र में ज़्यादा चीज़ें मिलती थी। हमने लेसन 2 में ब्रह्मगिरी के बारे में पढ़ा था, तो ब्रह्मगिरी में एक व्यक्ति की कब्र में 33 गोल्ड बीड्स, 2 स्टोन बीड्स और 4 कॉपर बैंगल्स और 1 कॉन्च सेल शंख मिले थे, और दूसरे कंकालों के पास सिर्फ कुछ मिट्टी के पोर्ट्स ही पाए गए थे। यह दफनाए गए लोगों के स्टेटस, उनकी सामाजिक स्थिति में विभिन्नता को दर्शाते हैं। कुछ लोग अमीर थे तो कुछ लोग गरीब थे, कुछ लोग चीफ्स मतलब सरदार थे तो कुछ लोग फॉलोअर्स, उनके अनुयायी थे। अनुयायी क्या होते हैं? जो किसी का अनुसरण करते हैं, उनको फॉलोअर्स कहते हैं। Were some burial spots meant for certain families? क्या कुछ कब्र गाहें खास परिवारों के लिए थी? कभी कभी समटाइम्स क्या होता था, कभी कभी महापाषाणों में एक से अधिक कंकाल मिले हैं। ये इंडिकेट करते हैं कि शायद सेम फैमिलीज के लोगों को एक ही स्थान पर अलग अलग समय पर दफनाया गया है। बाद में मरने वाले लोगों को पोर्ट होल के रास्ते ग्रेव यानी कब्र में लाकर दफनाया जाता था। ऐसे स्थान पर गोलाकार लगाए गए पत्थर या चट्टान, जिनको साइन पोर्ट्स कहा जाता था, चिन्हों का निर्माण करते थे, जहां लोग सेम प्लेस पर शवों को दफनाने में दोबारा जा सके। तो इसके लिए वो
एक साइन पोर्ट्स चिन्ह बना देते थे। ए स्पेशल बरियल्स एट इनाम गांव। इनाम गांव में एक विशिष्ट व्यक्ति की कब्र। इनाम गांव यह भीमा की सहायक नदी घोड़ के किनारे पर है। इस जगह पर 3600 से 2700 3600 से 2700 साल तक से पहले लोग रहते थे। यहाँ वयस्क लोगों को प्रायः लेड आउट स्टेट गड्ढे में सीधा लेटाया कर दफनाया जाता था। उनका हेड जो होता था वो नॉर्थ की ओर होता था। कई बार उन्हें घर के अंदर ही दफना दिया जाता था। ऐसे वेसल्स क्या होते हैं? बर्तन। ऐसे वेसल्स जिनमें शायद खाना और पीना हो दफनाए गए शव के पास रख दिए जाते थे। किस लिए रख दिए जाते थे? उनकी ये थॉट्स थे कि वो भूखे ना रहे, इसलिए उनके साथ कुछ खाना भी दफना दिया जाता था। वन मैन वाज फाउंड बरीड इन ए लार्ज। एक आदमी को 5 कमरों वाले मकान के आंगन में 4 पैरों वाले मिट्टी के एक घर से एक बड़े से संदूक में दफनाया गया। बस्ती के बीच में यह घर गांव के सबसे बड़े घरों में एक था। इस घर में एक ग्रेनरी अनाज का गोदाम था। शव के पैर जो थे वो मुड़ी हुई पोजीशन में थे। व्हाट स्केलेटन स्टडीज टेल अस। कंकालों के अध्ययन है वो करते हैं तो उनसे हमें क्या पता चलता है? इट इज़ इजी टू मेक आउट द स्केलेटन्स ऑफ ए चाइल्ड फ्रॉम इट्स स्मॉल साइज। छोटे आकार के आधार पर एक बच्चे के कंकाल को आसानी से पहचाना जा सकता है, लेकिन वो लड़का है या लड़की है इस फर्क को हम नहीं पहचान सकते। समटाइम्स पीपल डिसाइड ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट इज फाउंड विद द स्केलेटन। कभी कभी लोग कंकाल के साथ मिले सामानों के आधार पर इसका अंदाजा लगाते हैं। फॉर इंस्टेंस, उदाहरण के लिए यदि कंकाल के साथ गहने मिलते हैं तो कई बार उसे महिला का कंकाल मान लिया जाता है। लेकिन कन्फ्यूज़न तो ये भी है कि उस समय क्या होता था, जेंट्स भी ऑर्नामेंट्स पहनते थे, तो इसलिए कंकालों को पहचानना मुश्किल होता था। कंकाल का जो लिंग पहचानने का सबसे आसान तरीका क्या था कि जो लेडीज़ की हिप होती थी, पैवलिक कूल्हा होता था, वह पुरुषों से अधिक चौड़ा आता था। About 2000 years ago, there were a famous physician named Charaka who wrote a book on medicine known as the Charaka Samhita. आज से लगभग 2000 पहले चरक नाम के व्यक्ति वैद्य हुए थे। उन्होंने चिकित्सा शास्त्र पर एक चरक संहिता नाम की किताब लिखी। वे कहते हैं कि ह्यूमन बॉडी में 360 हड्डियाँ होती हैं, पर मॉडर्न जो एनाटॉमी, मॉडर्न शरीर रचना के अनुसार शरीर में 206 हड्डियाँ होती हैं। अब आपको यहाँ पे 200 बोन्स दिखाई गई हैं, लेकिन ये 206 बोन्स होती हैं। संभवतः चरक ने अपनी गिनती में दांत, हड्डियों के जोड़ और कार्टिलेज की हड्डियों की संख्या भी बताई थी। अब आगे है ऑक्यूपेशंस ऑफ इनाम गांव। इनाम गांव के लोगों का काम धंधे क्या थे, वो क्या काम करते थे? Archaeologists have found seeds of wheat, barley, rice, pulses, millets, peas and sesame. इनाम गांव में पुरातत्व को गेहूं, जौ, चावल, दाल, बाजरा, मटर और तिल के बीज मिले हैं और कुछ जानवरों की हड्डियां भी मिली है। कई हड्डियों पर कट मार्क्स मतलब काटने के निशान भी ले गए हैं, जिससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि लोग इन्हें खाते होंगे। कैटल, बफेलो, गोट, शीप, डॉग, हॉर्स, एस, पिग, सांबर, स्पॉटेड डियर, ब्लैक बग, एंटेलोप, हेयर एंड मोंगूज बिसाइड्स बर्ड्स, क्रोकोडाइल, टर्टल, क्रैब, फिश, जो ये सभी हैं, इनकी भी हड्डियाँ वहाँ पर मिली है, जो कि एविडेंस है कि बेर, आंवला, जामुन, खजूर और कई तरह के बेरीज भी वहाँ पर इकट्ठी की जाती थी। एल्सवेयर अराउंड 35 years ago, लगभग 3500 साल पहले हमें चीन में लेखन की कला के सबसे पुराने एविडेंस मिले हैं।
ये जानवरों की हड्डियों पे लिखे गए थे। इन्हें ओरेकल बोन्स, इन्हें भविष्यवाणी करने वाली हड्डियां कहा जाता था, क्योंकि मान्यता थी कि ये हड्डियां भविष्य बताती हैं। राजा लोग स्क्रैबल्स कौन होते थे? लिपिकों से इन हड्डियों पर सवाल लिखवाते थे, जैसे वे क्या युद्ध जीतेंगे, क्या वे फसलें अच्छी होंगी, क्या उन्हें पुत्र होंगे, इस तरह के वो क्वेश्चन उस पर लिखवाते थे। और फिर इन बोन्स को फायर में डाल दिया जाता था। जहाँ गर्मी से ये क्रैक हो जाती थी, चटक जाती थी, तो भविष्यवक्ता इन दरारों को बड़े ध्यान से देखकर प्रिडिक्ट द फ्यूचर, भविष्यवाणी करने की कोशिश करते थे। जैसा शायद तुम भी एक्सपेक्ट करते होगे कि ये भविष्यवक्ता कभी कभी गलत भी हो सकते होंगे, क्योंकि अब चटकने से जो एक्यूरेसी आती थी वो तो नहीं आती होगी ना इसमें। दीज किंग्स लिव्ड इन पैलेसेस इन सिटीज़, ये राजा शहरों में महल बनाकर रहते थे। उन्होंने बेशुमार दौलत इकट्ठी कर ली थी, जिनमें बड़े बड़े इलेबोरेट बोन्स वेसल्स, नक्काशी किए हुए कांसों के बर्तन मिले हैं, लेकिन वे लोहे का यूज़ करना नहीं जानते थे। वो आयरन का यूज़ कैसे करते थे इसके बारे में नहीं जानते थे। तो हमने इस लेसन में पढ़ा कि कब्रों से और किताबों से हमें क्या क्या जानकारी मिली। थैंक यू। आपको ये उम्मीद है वीडियो समझ आ गई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।